देखो चेक करो, यहां तक हमने सीख लिया था, तुम लेक्चर देखना कल जल्दी यार, ठीक है। आज हमने शुरू करना है कुछ बेसिक टर्म्स, तो लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आ जाओ, आज की क्लास सीखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। अजय रिकॉर्डिंग ऑन कर दी? तो लिखो आज की अपनी क्लास में हमने सीखा इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है दैट इज माय यूनिट वेक्टर। सबसे पहला टाइप क्या आता है बेटा मेरे पास? यूनिट वेक्टर। बहुत ध्यान से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट, यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है? वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो फिर सवाल आता है कि इस वेक्टर का काम क्या है? तो इस वेक्टर का काम है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। क्या काम है इस वेक्टर का? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। बात समझ में आ रही है? इस वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। तो लिखो सबसे पहले यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1, magnitude is 1 and it is used to specify the direction, whose magnitude is 1 and it is used to specify the direction। तो इस वेक्टर का काम क्या है बेटा? इस वेक्टर को यूज करके हम हमेशा डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। मैग्नीट्यूड इसका 1 है और इसको यूज करके हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। अब देखो जरा सा, मैं तुमको कुछ बेसिक बात बताता हूं। हमारे पास तीन तरह के पहले से प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स हैं। देखना, जैसे ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा वाई एक्सिस होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, और ये जो बाहर की तरफ आ रहा है इसको मैं क्या कहूंगा? अपना जेड एक्सिस। ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास? जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग पहले एक बात और समझ लो, किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर आपने कैप लगा दिया तो इसका मतलब होगा वो यूनिट वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? किसी भी वेक्टर के ऊपर वेक्टर लगा दो, उसको तुम क्या प्रोनाउंस करते थे बेटा? ए वेक्टर। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर आप ऐसे कैप लगा दो तो आप इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? ए कैप। और इसका क्या मतलब होगा? इट इज अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा बेटा? बोलो बेटा, इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है ये एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह मेरे पास पहले से 3 प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स। कौन कौन सा? ओरिजिन से इधर की तरफ एक वेक्टर है जिसको मैं क्या कहता हूं? आई कैप। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? आई कैप। आई कैप का मतलब ही होता है इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा? बोलो बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा, इसको मैं क्या कहूंगा? जे कैप। और जे कैप का मतलब क्या होगा? बोलो बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और सिमिलरली जेड की तरफ एक होगा आई कैप, जे कैप, के कैप, एंड नाउ के कैप इज माय यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास पहले से ये फिक्स्ड वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं भी आई कैप बोला जाएगा तो ये बात कंफर्म्ड हो गया कि इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर कहीं पर भी जे कैप बोला जाएगा तो ये फिक्स हो गया कि इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और कहीं पर अगर के कैप बोला गया तो भी ये बात फिक्स हो गई कि इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये बात फिक्स हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये फिक्स हो गई बात, कभी कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर में। और अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा
और वो के कैप के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जिन सब की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, क्योंकि ये सब कैसे वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब समझते हैं कि फायदा क्या हुआ इसका। ये नाम रखने का एक तरीका था, ध्यान देना बेटा। इसका फायदा क्या हुआ, मान लो मैं एक लाइन बोलता कि तुम 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो, क्या कहता मैं तुमको, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो। आप इतना सब कुछ लिखने की जगह पर आप सिंपल लिखो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 20 आई कैप। ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है। क्या फायदा हो रहा है, देखो हमने एक लाइन से पूरी बात क्लियर कर दी। अगर मैंने वेलोसिटी वेक्टर लिखा 20 आई कैप मीटर पर सेकंड, बोलो बात ही खत्म। बात समझ में आ रही है? इतनी लंबी लाइन थी, क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो। मैंने क्या बोला, तुम्हारी वेलोसिटी 20 आई कैप है। बात समझ में आ रही है? तो इसका काम क्या है, टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। आप यूज करके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हो, आप इससे डायरेक्शन को फिक्स कर देते होते हो। तो इतनी लंबी लाइन के जगह पर एक सिंपल स्टेटमेंट से काम चल जाता है। एक कोई दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो कोई तुमको बोले कि ये फोर्स वाई एक्सिस पर लगा रहा है, 10 न्यूटन की फोर्स वाई एक्सिस पर लग रही है, तुम क्या बोलोगे, F इज इक्वल टू 20 जे कैप न्यूटन। बात खत्म। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या फायदा है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। इतनी लंबी चौड़ी राम कथा के जगह हम एक टेक्निकल टर्म यूज करके अपना आंसर कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा। नहीं नहीं, स्मॉल पे ऐसे ये जो आई जे के है, ये कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो एक जैसे ही होते हैं, पर आई स्मॉल में, सारे स्मॉल में। क्या बेटा? इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है बेटा। किसी के आगे ऐसे बार्स लिख दो ना, तो जो मॉड होता है ना मैथमेटिक्स में, वही यहां पर है मैग्नीट्यूड, केवल उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखें। हाँ जी। फिजिक्स में वैसे भी नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन। यहां तक हो गया बेटा? एक और एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल 2 लिख लो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। एक और एग्जाम्पल लिख लो आप। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? सेकंड एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सेस। A force of 15 Newton is acting along y-axis। उसकी जगह पर आप सिंपल क्या लिख सकते हो, बोलो बेटा, F वेक्टर इज इक्वल टू 15 जे कैप न्यूटन। बोलो पूरी बात क्लियर है?
15 जे कैप न्यूटन। यस और नो? चलो बहुत अच्छा। तो ये हो गया आई कैप, जे कैप, के कैप मेरे पास प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स है, ये फिक्स है। अब एक बात और है कि आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो बेटा? किसी भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना सकते हो। आओ देखें हम किसी भी गिवन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम सीखते हैं। आ जाओ। आपके पास अगर कोई भी एक वेक्टर गिवन होगा तो आप उस वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप किसी भी वेक्टर का क्या बना सकते हो बेटा? यूनिट वेक्टर बना सकते हो। किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आओ इस बात को सीखते हैं बेटा। मान लो कोई भी वेक्टर किस चीज से बना हुआ होता है? दो चीजों से। क्या क्या चीज? के मैग्नीट्यूड से और उसकी डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर कितने चीजों से बना हुआ होता है? दो चीजों से। क्या क्या? उसके मैग्नीट्यूड से और उसकी डायरेक्शन। इसी बात तो क्लियर है। अब अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो अगर तुम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसकी डायरेक्शन। यस और नो? अगर आप किसी भी वेक्टर को उसको किससे डिवाइड कर दोगे? उसके मैग्नीट्यूड से, तो आपको क्या मिलेगा? उसकी डायरेक्शन। So if you will divide a vector by its magnitude, you will get the unit vector. You will get the unit vector. Let's take an example. So मान लो तुम्हारे पास एक A वेक्टर है और अगर आपको A कैप निकालना है, इसका मतलब आपको A वेक्टर को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो बेटा? A वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यस और नो? मैंने किसको किससे डिवाइड कर दिया? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब फिर एक सवाल आता है कि अगर कोई वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट यू हैव अ वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर कहां होगा? 3D में होगा, 2D में होगा कि 1D में होगा? 3D में होगा, क्योंकि इसके x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट भी है। अगर आपको a वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, a वेक्टर का क्या, सॉरी, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा बोलो बेटा? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बोलो बेटा इसका? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझता हूं, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास कोई एक ए वेक्टर है जो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या है बोलो बेटा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो बेटा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 1, इट इज अंडर रूट ऑफ 14। तो आपको क्या मिल गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक और एग्जांपल देख लो मैग्नीट्यूड निकालने का, फिर मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। ये फॉर्मूलाज बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए बेटा, ये फॉर्मूलाज बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। मान लो कोई बी वेक्टर है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बोलो बेटा मेरे पास? बेटा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। और अगर आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या आप ए कैप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्या होगा ए कैप बोलो बेटा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है बोलो मेरे पास? 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस के कैप डिवाइडेड बाय, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है बोलो, अंडर रूट ऑफ 14। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए कैप की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहां से बी कैप की वैल्यू निकालूंगा तो बी कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। ये मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो बेटा, बी कैप। तो इस तरीके से आप कैप और बी कैप दोनों की वैल्यू जो हो वो निकाल सकते हो। This is how you can calculate the unit vector of any vector, because you have divided the vector with its magnitude and you will get the unit vector. क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लो। डन बेटा? हो गया, रब कर दूं? ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीखा कि हमारे पास तीन तरह के पहले से यूनिट वेक्टर्स हैं। कौन कौन सा? आई कैप, जे कैप और के कैप। और हम किसी भी एक वेक्टर का कौन सा वेक्टर बना सकते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। हम किसी भी एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। और हम जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाएंगे उसका क्या फॉर्मूला होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो गई बात। अब चलता हूं मैं आगे, और जो अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट इज आर पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलो बेटा? पोजीशन वेक्टर। ये भी सीख लो, बहुत ही आसान है। मान लो मेरे पास ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और सिमिलरली जेड एक्सेस भी है मेरा यहां पर। ठीक है, मैं प्रॉपरली नहीं बना रहा। मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट है, पी पॉइंट। अगर ये पॉइंट पी इस बोर्ड पे लाई कर रहा होगा तो ये पॉइंट पी 2 डायमेंशनल होगा कि 3 डायमेंशनल होगा? 2 डायमेंशनल होगा। और अगर ये पी पॉइंट स्पेस में लाई कर रहा होगा तो ये पी पॉइंट 2 डायमेंशनल होगा कि 3 डायमेंशनल होगा? 3 डायमेंशनल होगा। आपने क्या करना है? आपने ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन कर देना। आपने क्या करना है बेटा? ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन कर देना, और जो वेक्टर बनेगा
This R vector is known as my position vector. This R vector is known as my position vector. मान लो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, that coordinates are x, y, z. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? बोलो बेटा, x, y, z. तो R वेक्टर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. R वेक्टर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा. क्या मेरी बात क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को वेक्टर के फॉर्म से रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर. किसी भी पॉइंट के पोजीशन को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर. ठीक है. दूसरा, इसके साथ एक और टर्म आता है, दैट इज आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है? बोलो बेटा मेरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे काम करेगा. फिर से देखो, ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है और ये मान लो मेरा वाई एक्सिस है, और मैं पोजीशन स्पेसिफाई करता हूं. मान लो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है P, ओरिजिन से यहां तक ज्वाइन कर लो. दिस R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल. बोलो, बात समझ में आ रही है? और पार्टिकल यहां से उठकर मान लो यहां चला गया इस पॉइंट Q पे, और ये पार्टिकल की दूसरी पोजीशन वेक्टर है. बात समझ में आ रही है? पार्टिकल कहां से कहां गया है? बोलो बेटा, P से Q. तो क्या करो, जो P से Q को एक वेक्टर से ज्वाइन करोगे, दिस वेक्टर इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो P पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी, Q पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है. तो जो मेरे पास PQ वेक्टर है वो मेरी कौन सी वेक्टर हो गई बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज हो रहा है. यस और नो? से दिस पॉइंट इज O, तो पहले आप क्या लिखोगे? बोलो बेटा, OP वेक्टर प्लस फिर क्या लिखोगे? बोलो बेटा, PQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, OQ वेक्टर. बोलो यस और नो? तो जो PQ वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? बोलो मेरे पास बेटा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर. OQ वेक्टर क्या है? बोलो बेटा मेरे पास, R वेक्टर. तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास? डेल्टा R वेक्टर. एंड दिस डेल्टा R वेक्टर नोन एज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. समझ आई कि नहीं आई बात? ये मैंने कहां से लिखा है? फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ. देखो, ओपी इसके हेड पे PQ का टेल लाई कर रहा है, तो इसके हेड से इसके टेल को ज्वाइन कर दिया, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल गिव यू दिस वेक्टर. यस और नो? सो R2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ OP प्लस PQ. वहां से मैंने PQ की वैल्यू निकाल ली. तो डेल्टा R इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कोई डाउट है बेटा? डाउन कर लो इसको. हाँ, सिखाऊंगा बेटा वो.
बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। इस संडे को 2 घंटे की क्लास होगी, टाइमिंग मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। नेक्स्ट संडे फिर आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। नेक्स्ट संडे तक मैं आपके रिलेटिव वेलोसिटी की सारी डीपीपी की डिस्कशन कर दूंगा खत्म, फिर उसके बाद एमसीक्यू टेस्ट लूंगा। आपके फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी और रिलेटिव वेलोसिटी की डीपीपी की डिस्कशन रहती है, उन दोनों के सारे डाउट्स लेके खत्म कर दूंगा कमिंग वीक तक, ठीक है। और फिर आपके संडे का एमसीक्यू टेस्ट होगा। तुम चीजों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलेंगे बेटा। अब अपनी मेहनत पूरी तरह से करते रहो। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकालोगे, तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। डन, चलो आगे। चलो आगे। चलो बेटा, अब हम चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सीख लिया है और अब हमने सीखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बेटा ध्यान दो एंड कंसंट्रेट करो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोलो बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोलो बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने दो वेक्टर को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है ये सीखना है। ऐड करने का तरीका हमने सीख लिया बेटा, यस और नो? अब हम सब्ट्रैक्ट करने का तरीका सीखते हैं। देखो यहीं से सीख लोगे तुम भी। अगर मैं पहले, आप इसके लिए पहले स्केलर के एडिशन का तरीके को पहले सीखो। क्या है स्केलर के एडिशन का तरीका? अगर मैं आपको बोलूं 5 + 2, आप आंसर क्या बोलोगे बोलो बेटा? 7, यस और नो? अगर मैं आपको बोलूं 5 - 2, तो आंसर क्या बोलोगे बेटा? 3। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं 5 + -2, फिर आंसर क्या होगा? तो अगर आप 5 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो या आप 5 में -2 को ऐड करते हो, क्या दोनों बातें सेम है कि अलग अलग? सेम है। आप 5 में -2 को सब्ट्रैक्ट करते हो या आप 5 में -2 को ऐड करते हो, दोनों ही बातें क्या है बेटा? सेम है। दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, यस और नो? दोनों ही बातें क्या है? सेम है। -2 भी तो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है। सब्ट्रैक्शन क्या है? नेगेटिव नंबर की एडिशन, यस और नो? सब्ट्रैक्शन क्या है? नेगेटिव नंबर पे एडिशन। क्या -2 नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है? -5 नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है? -10 नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है? किसी पॉजिटिव डिजिट को नेगेटिव डिजिट से ऐड करने को तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। So basically subtraction is not a very new mathematical operation. It is just another form of addition where we have to consider a negative number. Yes or no? अब हम बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर के अंदर में नेगेटिव नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है? डायरेक्शन। वेक्टर में नेगेटिव नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है? डायरेक्शन। अगर किसी भी वेक्टर में नेगेटिव नंबर की बात आ रही है तो डायरेक्शन की बात आ रही है। अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करने को बोला जाए, आपको करना आता है? यस और नो? बोलो यार।
ये तो हमने सीख लिया है किसी भी दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है, इसके मैग्नीट्यूड को अलग सॉल्व करना है, इसकी डायरेक्शन को अलग सॉल्व करना है। डायरेक्शन सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ डिस्कस करेंगे, पर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से हमारा काम हो जाता है। तो हम डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा लगाते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड विच इज ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या लगाते हैं, मैथमेटिकल मेथड विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आओ अगर इसी की जगह पर आपसे ऐसा पूछा जाए कि फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मैं क्या करना है, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगी। बोलो यस और नो, बोलो यार। अगर मैं ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर को ऐड करने को लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है कि सेम ही बात है, सेम बात। कंसंट्रेट करना, मान लो मेरे पास ये एक ए वेक्टर है और ये मान लो मेरे पास एक बी वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन करूं तो ये रिजल्टेंट मुझे क्या देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को माइनस कैसे बनाएंगे, बी वेक्टर की टेल को फिक्स रहने दो, माइनस किसके आगे लगाए, ए के आगे कि बी के आगे, बी के आगे। तो बी की मुंडी पकड़ो, इसको घुमा के जस्ट ऑपोजिट रखो, तो बी को वहां की जगह कहां ले आओ, यहां। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। इसको मैं डॉटेड से बना दे रहा हूं, ये पहले था, ये उधर हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया है फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करना। यस और नो, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ है तो माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ। क्या मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज होगा, नो, केवल डायरेक्शन में चेंज होगा। तो जितनी लेंथ यहां थी उतनी ही लेंथ यहां बना दी, बस हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। बोलो यस और नो। अब ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, ए की टेल से माइनस बी के हेड को क्या करो, ज्वाइन कर दो। ये रिजल्टेंट क्या देगा आपको, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यू गॉट योर रिजल्टेंट विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलो यस। इसी की जगह पर एक और एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको यहीं पर बोला जाता फाइंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आप इसको और क्या लिख सकते थे, बोलो बेटा, बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर। सेम डायग्राम ले रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये मेरे पास क्या था, बोलो ए वेक्टर, और ये डायग्राम, ये क्या था मेरे पास, बोलो बेटा, बी वेक्टर। बोलो यस और नो। अब हमें किसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, ए की कि बी की, ए वेक्टर की। तो बी तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ए वेक्टर। बोलो यस और नो। माइनस कैसे बनता है, जहां हेड है वहां टेल, जहां टेल है वहां हेड, पलट दो बस। यस और नो। अब आपको रिजल्टेंट, तो यहां कौन सा लॉ लगेगा, फिर से वही पॉलीगन, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ। क्या करेंगे, बोलो बेटा, बी के पैरेलल में एक लाइन, ए के पैरेलल में एक लाइन, और दोनों को ज्वाइन कर लो, यू विल गेट द रिजल्टेंट विच रिजल्टेंट वेक्टर इज माय, बोलो क्या है, बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से भी हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट, जो क्या था, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर विच कैन बी रिटन एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिमिलरली यहां भी मुझे क्या मिल गया, रिजल्टेंट विच कैन बी रिटन एज आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हाँ जी, अब बोलो क्या डाउट है। ये तो किया है, और क्या किया है। अरे यार, तो दोनों के हेड और हेड को ज्वाइन करोगे तो कोई रूल भी नहीं लगेगा ना। हमें रूल लगाने के लिए या तो टेल और टेल ज्वाइन करना होगा या हेड और टेल ज्वाइन करना। दोनों के हेड और हेड को ज्वाइन कर दोगे तो रूल कौन सा लगाओगे, हमें ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, दोनों में कुछ एक तो लगाना ही है ना। बात समझ में आ रही है, नोट डाउन कर लो फटाफट। फिर अब हम
मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं यहीं से। हम बात समझ आ रही है? जी, लगा दो, शिफ्ट कर लो, शिफ्ट कर लो, इसको लाके यहां शिफ्ट कर लो। देखो यही ट्रायंगल लॉ लगेगा। शिफ्ट तो कर, ट्रायंगल लॉ कैसे लगाओगे छोटू? ये ए है, ये बी है, हेड और टेल लगेगा तब ट्रायंगल लॉ लगता है। ए की जगह माइनस ए लगाना है, इसकी मुंडी की जगह इसका पैर आ गया। शिफ्ट तो कर रहे हो ना यार, वही तो मैं भी कह रहा हूं। किसी को शिफ्ट करो, इसको देखो, इसको उठा के यहां शिफ्ट करो, देखो यही रिजल्टेंट है। या इसको उठा के यहां शिफ्ट करो, देखो यही रिजल्टेंट। नहीं बात समझ में आई? नहीं पक्की बात है कि बस मेंटल प्रेशर में होके कह रहा है। ए को इधर ले जाओगे, नीचे इधर ले जाओगे, बस ठीक है। ये सर लो, फिर रिजल्टेंट पैरेलली शिफ्ट हो गया। ये सर लो, वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्ट। पूरी बात क्लियर है? फोन नहीं चलाओ। आओ नेक्स्ट करते हैं हम मैग्नीट्यूड। इस तरह से हमने क्या निकाला बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यस और नो? अब हम क्या निकालते हैं बेटा? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबट्रैक्शन में। आओ ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, आओ देखते हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये मान लो मेरे पास फिर से क्या है, बोलो बेटा? ए वेक्टर, और ये मेरे पास क्या है बेटा? फिर से बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? तो ए को ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट कर लो, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। थीटा यही होता है ना? क्या ये ए और बी के बीच का एंगल होगा? नो। कौन सा एंगल होगा? इसको आगे शिफ्ट कर दो, दिस एंगल इज थीटा। यस और नो? ये क्या निकालना है बोलो बेटा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। किसकी डायरेक्शन बदलूं, ए की बी की? तो बी किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। एंड दिस इज माय माइनस बी वेक्टर। अब मुझे किसके किसके बीच में एंगल देखना है?
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। कैसे देखेंगे? ए और बी के टेल से। तो ए को फिर यहां शिफ्ट करोगे तो ये वाला एंगल होगा। बोलो यस और नो। पुराना एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा? मैं यहां लिख दे रहा हूं। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। व्हाट इज 180 डिग्री माइनस थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। क्या पूरी बात सबको मेरी क्लियर है? क्योंकि एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय ज्वाइनिंग देयर टेल एंड टेल। तो बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिससे हमारा सारा कंसेप्ट क्या होता है? क्लियर हो जाता है। यस और नो? नाउ रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम ए के टेल से बी का हेड एंड इट इज गोइंग टू आवर रिजल्टेंट। बोलो भाई। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ध्यान से देखो बेटा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था? बोलो, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल बिटवीन डिग्री माइनस थीटा। बोलो पूरी बात क्लियर है? यहां ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल लग जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इट विल बी माइनस cos थीटा। सब्स्टिट्यूट दिस। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया फॉर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? बोलो बेटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो भाई यस और नो? तो इस तरह से हमें अगर किसी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा से क्या बन गया? वो सीधे थीटा। समझ में आ रही है? फटाफट नोट डाउन कर लो।